यहाँ सिंपल मेंशन कर सकते थे कि बाहर की तमाम अशिया से परहेज करें, फिर नीचे लिख देते जैसे जो जो चीज़ें बाहर की आपने मना की है। इसके नहीं निकाले आपने भी? आप बना रही हैं, आपने उनको रिकमेंड करने, आप ये नहीं लिख सकते कि इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर हम कार्ब्स वगैरह की अलग अलग नाम डालें लेकिन कैलोरीज पूरी हो रही हैं तो उसमें कोई इशू तो नहीं होता? नहीं, आपको तो निकालनी आनी चाहिए। पेशेंट नहीं, को तो वो तो पेशेंट को तो सिर्फ यही देना होता है कि क्या खाना है, बस पेशेंट को नहीं देना होता, लेकिन आपको तो आनी चाहिए। ये आपने भी नहीं निकाली। सबसे मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें है ना वो आपने पहले लिखनी है। तो लहसुन अदरक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हरे पत्तों वाली सब्जियाँ कौन कौन सी है ये भी बताएं। हरे पत्तों वाली सब्जियों से मुराद आप क्या लेते हैं, कौन सी सब्जी? किसी ने भी अपनी नीचे रिकमेंडेशन नहीं लिखी, मैंने कहा था कि आपने रिकमेंडेशन लिख के आनी है, अभी तक किसी ने भी नहीं लिखी। आपने कंप्लीट करके आनी थी ना असाइनमेंट। मछली का सालन एक छोटी प्लेट तो सबके घर डिफरेंट होती है, ग्राम में मेंशन करें ना कितने। सर वो 100 ग्राम ऑलमोस्ट बन जाता है। 100 ग्राम से छोटी प्लेट तो नहीं बनती। 100 ग्राम में तो एक बोटी भी नहीं आती, मुश्किल से आती है फिश की। सर उसकी ग्रेवी आएगी उसमें तो गरीदार मेवे में बादाम, गरीदार मेवे में आती है, नट्स में आते हैं। गरीदार मेवे और नट्स में फर्क है। सर वो दो मीनिंग निकाला था मैंने तो उसमें गिरदार में भी लिखे भी आ रहा था। नट्स का मतलब खुश्क मेवा जात होता है। दूध बलाई उतार कर इस्तेमाल करें या बगैर बलाई के, कहा नहीं लिखना चाहिए अच्छे से। रोटी का साइज लिखे, सीडी साइज होती है उसमें 80 कैलोरीज होती है, 80। सीडी साइज जो चपाती होती है, चपाती और रोटी में फ़र्क होता है, चपाती छोटी होती है, रोटी बड़ी होती है। एक अंडा कैसे इस्तेमाल करना है वो लिखे, फ्राई करके, उबाल के, किस तरह, या भुजिया बना के कैसे इस्तेमाल करना है। एक कप पपीता कब दिया आपने, टाइमिंग मेंशन नहीं की। मिकदार भी मेंशन करनी थी, मिकदार इन्होंने सबसे अच्छा मतलब वो प्लान किया हुआ है, जो मतलब मैंने आपको कहा था मिकदार लाजमी आपने हर डाइट प्लान में लिखनी है। कौन सी सब्जी का सालन? रोज़ाना 30 मिनट वर्जिश करें, आधे घंटे की वॉक ज़रूर करें, इसमें उर्दू और इंग्लिश मिक्स हो गई है। चाहे आपने ज़रूर उसको इस्तेमाल करवानी है, मना भी तो कर सकते हैं। चाहे हमेशा खाने के बाद 30 मिनट बाद पिए। सर मुझे ये लिखा हुआ है कि मतलब कि अगर आपने पीनी है तो 30 मिनट बाद, वैसे तो सर मैंने प्लान में ट्राई दी नहीं है ना। ये कल आपने ना इसकी वो निकाल के आनी है प्रॉपर सारी चीज़ें, ठीक है। आज से मैं आपको केस दूंगा, ठीक है, और आपने डेली ना मैं अपनी मर्ज़ी से किसी को बुला के सुबह उसकी काउंसलिंग भी करवाऊंगा। किसी एक को पेशेंट बनाएंगे, एक को केस बनाएंगे, और आपने उसको डाइट प्लान भी जो बना के आना वो समझाना है। स्किन में तो ईबी और डीएच होते हैं, आपने कहा है बगैर स्किन के मछली तीनों, वो ऑयल बेनिफिशियल है, फिश वाला, कल मैंने आपको बताया था।
चलिए वॉक में सैर आएगा ना मुझे, जी सैर सैर ठीक है, आपकी गाइडलाइन भी अच्छी लिखी है, लेकिन आपने ये आप एक पॉइंट बता रहे हैं ना उसको तीन, मतलब आप रात के बारे में कोई गाइडलाइंस दे रहे हैं तो उसको एक पॉइंट में ही ख़त्म करें, तीन में ना लेके जाएं। जिस तरह आपने कहा कि रात को 2 घंटे पहले खाना खा लें, फिर देर से ना खाएं, इस तरह आपने 2-3 पॉइंट बनाए हैं। सब्ज़ी कौन सी सब्ज़ी? सब्जी जो भी आप नहीं, आपने बतानी है कौन सी सब्ज़ी, ठीक है। अगर आपको पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो आप उसको ऑप्शन दे सकते हैं, जी कद्दू का सालन या फिर पालक का सालन, ये बताना है, ठीक है। सर ये ओल्ड एज वालों को हम ज़्यादातर वो नहीं देंगे ना पालक वगैरह, क्योंकि उसमें वो होता है ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला होता है। नहीं, अगर किडनी पेशेंट है फिर भी देंगे, वैसे दे सकते हैं। ग्रीन लीफ जितनी भी देंगे फ़ायदेमंद है उनके लिए। अटेंडेंस लगानी है सबकी हो गई है। अच्छा, हम पहले डिस्कस करते हैं कि ना मतलब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है। हम लोग कहते हैं कि हम में से सब कहते हैं कि हम ना हॉस्पिटल में बैठ जाएं, ठीक है, और हॉस्पिटल में हमारे पास पेशेंट हो हर वक्त, लेकिन उससे पहले कुछ हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक न्यूट्रिशनिस्ट की, काउंसलिंग स्किल्स, ठीक है, डाइट प्लानिंग, और आप एक मेन्यू को कैसे प्लान करते हैं उसके, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्पेसिफिक डिजीज़ के ऊपर आपकी कितनी कमांड है, ठीक है। ये 3 चीज़ें जब हमारे पास होंगी तो हम उसको आगे नेक्स्ट लेकर चल सकते हैं, वरना ऐसे हम जाके बैठ जाएं तो हमारे पेशेंट, मतलब अगर आप क्लिनिकल सेटअप पे बैठे हैं तो पेशेंट ख़राब ही होंगे, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो मेरा बेसिक पर्पस भी यही है कि मतलब आपकी इन 3 चीज़ों पे कमांड हो, ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लेके जाया जा सके, ठीक है। और ये भी आप दोनों को चल रहा है ना, इसके बाद किसके? तो आपने पेशेंट आपको कितने दिन हो गए? 4? क्या इंटरेक्शन सीखी है पेशेंट से? कोरोना के पेशेंट होते हैं अच्छा, और उनके अटेंडेंट आते हैं और फिर हमें बताते हैं कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं बस। तो फिर मतलब अच्छा, काफ़ी अटेंडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब पूरी बात नहीं बता रहे होते क्योंकि उनको नहीं पता होता हमने क्या बताना है। एक न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है कि उससे मतलब जो वो ड्रॉबैक्स है वो उगलवाए उससे, ठीक है, तो उससे ऐसे क्वेश्चन करे जो वो मतलब खुद ब खुद बता दे, मतलब एक बिहेवियर होता है उसके साथ लेकर चलना होता है। तो कभी आपने उनसे पूछे ऐसे क्वेश्चन? नहीं पूछे? नहीं, मैंने ये देखी है, जो इधर आप लोग हिस्ट्री ले रहे हैं, आप सिर्फ ये लिखते हैं यखनी पी रहा है, दूध पी रहा है, चाय पी रहा है, ऐसे लिखते हैं ना, तो आप कंप्लीट हिस्ट्री क्यों नहीं लेते? जिस तरह आप लोगों ने अपनी 2 दिन की हिस्ट्री लिखी है ना आपने, तो आप ऐसी हिस्ट्री उनसे क्यों नहीं पूछते? पूछनी चाहिए ना। आप पूछेंगे तो फिर आप नेक्स्ट को प्लान करेंगे। अच्छा, एक ये बात भी होती है कि हम कहते हैं कि 24 आवर रिकॉल पूछ ले, ठीक है, हो सकता है कि कल वो कुछ ना खा रहा हो, 1 महीना पहले वो इससे डबल खा रहा हो सकता, बल्कि होता है, हो क्यों सकता है, होता है। तो हमें पूछना चाहिए कि आप जब रूटीन में बिल्कुल ठीक थे तो आप क्या डाइट ले रहे थे, सही है। तो फिर आपको पूछना चाहिए कि आजकल आप क्या ले रहे हैं। तो ये सब लोग आप लोग क्वेश्चन किया करें, ठीक है, तो इससे ही आप सीखेंगे, ठीक है। बाकी जो लेक्चर देना ये करना वो तो हम आपको दे देंगे, आपको समझ भी आ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन और हाइपरलिपिडेमिया, ठीक है, दोनों। हाइपरलिपिडेमिया का मतलब है कि ब्लड के अंदर हमारे लिपिड जो है वो ज़्यादा मिकदार में आ रहे हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी? ट्राइग्लिसराइड्स, LDL,
ये ना कल आपने देखा ना कि इनकी इन चारों की हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मल रेंजेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, सही है। अच्छा, ये बेनिफिशियल लिपिड है, ये बाकी सारे हार्मफुल है, ठीक है। VLD मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, VLDL ठीक है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। अच्छा, हाइपरटेंशन और इसकी मैनेजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपरटेंशन, सही है। मैं आपको आज सिर्फ ये पढ़ाऊंगा एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हमारा क्या रोल है, ठीक है। बाकी आपने हाइपरटेंशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, सबको पता है, ठीक है। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट अगर हम क्लिनिक सेटिंग पे काम कर रहे हैं, हम ना हाइपरटेंशन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी हाइपरटेंशन में आती है लाइफ स्टाइल इंड्यूस्ड जो भी है हाइपरटेंशन, ठीक है। इसकी मतलब लाइफस्टाइल में क्या आ जाएगा, लाइफस्टाइल में आ जाएगा एनर्जी इनटेक, मील पैटर्न्स, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी, सॉल्ट इनटेक, ट्रांस फैट इनटेक, सैचुरेटेड फैट इनटेक, और क्या चीज़ें आएंगी, लेस अमाउंट ऑफ लेस कंजप्शन ऑफ फाइबर्स, ठीक है। और क्या आएगा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल इश्यूज, और क्या आएगा। वाटर का क्या रोल है इसके साथ? वाटर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, पोटाशियम लेस कंजप्शन ऑफ वाटर, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वाटर का रोल, ठीक है। पोटाशियम का भी होता है ना, क्रिएटिनिन बैलेंस हो जाती है तो ठीक है, लाइफस्टाइल इंड्यूस में ये चीज़ आएगी, ठीक है। सेकेंडरी में आती है मेडिकेशंस और न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट मेडिकेशन इंटरेक्शंस हमारी आ जाती हैं। इसमें आती है न्यूट्रिएंट, ड्रग न्यूट्रिएंट और हर्ब्स न्यूट्रिएंट, ठीक है। इन चीज़ों की इंटरेक्शन आ जाती है हमारे पास, ठीक है। अगर फिर अब हम हाइपरटेंशन को कैटेगराइज करें, ये तो इसकी दो टाइप्स होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। इसको कैटेगराइज हम चार हिस्सों में करते हैं। सबसे पहले होती है नॉर्मल रेंज क्या है, 120/80, प्री हाइपरटेंशन, प्रो हाइपरटेंशन या प्रो आएगा, नॉर्मल के बाद प्रो होगा। जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो हो जाएगा 120 से 139, नीचे वाला 80 से 89। थर्ड पे हमारे पास क्या आएगी, स्टेज 1, हंड्रेड 160 या उससे अबव और 100 या उससे अबव, ठीक है। ये चार इसकी कैटेगरीज है। इनके नेम्स क्या है, स्टेज 1 और स्टेज 2 के? इनका नेम स्टेज 1 ही है, बस स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हाइपरटेंशन, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ती जाती है, इसकी रेंजेस थोड़ी सी स्लाइटली इंक्रीज करती जाती है। क्यों इंक्रीज करती है, कि हमारा मसल मैस या मसल की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, सही है। और हमारी जो वेन्स हैं, आर्टरीज है, वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी हार्डनेस कम हो जाती है ड्यू टू एजिंग, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। अच्छा, जो प्रो हाइपरटेंशन है
ठीक है। इसमें क्या आएगा, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर लेंगे ना, ओनली लाइफस्टाइल, सही है, तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइफस्टाइल में क्या चीज़ आएगी, लाइफस्टाइल में आएगी फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ठीक है। उसके अलावा डाइटरी इंटेक, डाइटरी पैटर्न्स, मील प्लानिंग, सब कुछ इसमें आ जाएगा लाइफस्टाइल में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टेज वन में हमने लाइफस्टाइल को भी मैनेज करना होता है, उसके साथ साथ हमने मेडिकेशन को भी चलाना होता है। मेडिकेशन से मुराद हाइपरटेंशन को स्टॉप करने के लिए जो मेडिकेशन है, ठीक है। और वो वाली मेडिकेशन जो इतने ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से जो हमारे हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, मसलन मसल वीक हो रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा वाल्स, जो हार्ट के वाल्स होते हैं उसमें खराबी आ रही है, उसके लिए मेडिकेशन कुछ हैं, जैसे सस्टैक है। आपके फैमिली में होंगे ब्लड प्रेशर के पेशेंट, काफ़ी लो प्रेशर है, वो ये यूज़ करते हैं, मोस्टली करते हैं, लोटिंग करना है। लोपरेन करते हैं, सस्टैक भी यूज़ होती है। इसके अलावा एक और भी यूज़ होती है, रास्त, उसको फार्मूला रोवास्टैटिन। ये क्या करते हैं, ये हमारे की हार्ट की ये तीनों मेडिकेशन जो है, मेडिसिन, ये हमारे हार्ट की इनपुट आउटपुट और मसल, और उसके अलावा उसके जो मसल की वर्क है उसको मेंटेन करती है ये मेडिकेशन, और हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करती है, ठीक है। अच्छा, जो ये स्टेज 2 है, स्टेज 2 में हमने इसको भी साथ लेके चलना है, इसको भी, और इसके साथ साथ हमने ना बीटा ब्लॉकर्स ऐड करवाने हैं, सही है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट पहले बीटा ब्लॉकर्स के बारे में, वो क्या है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली होते हैं ब्लड प्रेशर एंटागोनिस्ट, ठीक है। जब हम इसकी रेगुलेशन की और इसकी कंट्रोल की बात करते हैं तो तीन चीज़ें हमारे पास आती है। हमारे पास दो हार्मोन है और एक हमारा नर्वस सिस्टम है। हार्मोन कौन से, एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन, इसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। सेकंड पे नॉर एपिनेफ्रिन, थर्ड पे है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, इन चीज़ों में बीटा ब्लॉकर्स का क्या रोल है, इसको डिस्कस करने के लिए, सही है। बीटा ब्लॉकर्स के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, उसको कहते हैं एंड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। बीटा 1 होते हैं, बीटा 2 होते हैं और बीटा 3 होते हैं। बीटा 1 पाए जाते हैं सिर्फ हमारे हार्ट में और किडनी में, ठीक है। बीटा 3 पाए जाते हैं फैट सेल्स में, हमारी बॉडी के अंदर जो भी फैट के सेल स्टोर हो रहे होते हैं, जहाँ पे एडिपोज टिश्यूज हो रहे होते हैं स्टोर, वहाँ पे ये पाए जाते हैं बीटा 3। और बीटा 2 ये पाए जाते हैं हमारे लिवर में, जीआईटी में, उसके अलावा लंग्स में, लंग्स से मुराद आप रिस्पिरेटरी पूरा ले लें, ठीक है। उसके अलावा आइज,
जीआईटी में हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है। अब बीटा रिसेप्टर का यहाँ पे क्या रोल होगा? वैसे एपिनेफ्रिन का क्या रोल है हमारी बॉडी में? इसको मेंटेन करता है ना, इन दोनों को, ठीक है। ये कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा होता है, किडनी से, ठीक है। तो और इसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन हमने आज तक यही पढ़ा कि ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। ये जो हमारे एक्सॉन्स होते हैं, वहाँ का जो डेंड्राइट पोर्शन होता है, वो भी इसकी रिलीज में हेल्पफुल होता है, ठीक है, एपिनेफ्रिन की। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि जितने भी हमारी बॉडी के मसल्स हैं ना, वहाँ पे ब्लड की प्रोविजन करवाता है, ठीक है, और ब्लड लेवल को मेंटेन करता है नेफ्रिन, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या है? सेकंड फंक्शन इसका ये है कि जितने भी हमारे सेल्स के होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करता है। मतलब जिस तरह भी आप बात कर रही थी पोटाशियम और सोडियम की, वहाँ की जो एक्सचेंज है उसको मेंटेन करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, और हमारी वेन्स में या आर्टरीज में कोई प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा डिप्रेशन में, स्ट्रेस में ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। और नॉर एपिनेफ्रिन, इसका मेन रोल यही है, ये फाइट और फ्लाइट मोड में ना हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि मतलब फाइट और फ्लाइट मोड में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो नॉर एपिनेफ्रिन उसको मेंटेन कर रहा होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का ना सेम रोल है, ये दोनों ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा कंप्लीट वही आ जाता है, फाइट और फ्लाइट मोड, ठीक है। मतलब ये भी इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। अच्छा, बीटा ब्लॉकर्स का क्या रोल होगा? जिन लोगों का ब्लड प्रेशर 160/100 स्टेज 2 वाले, उनको हम बीटा ब्लॉकर्स इसलिए रिकमेंड करते हैं, ये जाके इन चीज़ों को रेगुलेट कर रहे होते हैं, इसकी प्रोडक्शन को, ठीक है। क्योंकि इस ब्लड प्रेशर में इनकी प्रोडक्शन हमें एक्स्ट्रा अमाउंट में चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा चाहिए ये, तो इनकी प्रोडक्शन बीटा ब्लॉकर से मेंटेन हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, बीटा ब्लॉकर्स दुनिया में वो वाइड एलिमेंट्स हैं या वो वाइड पार्टिकल्स हैं जो ना हमारी डाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे जो लोग ग्रेप फ्रूट जूस पीते हैं, हार्ट पेशेंट जितने भी हैं, वो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, वो ना बीटा ब्लॉकर्स की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, ठीक है। उनके अंदर कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे ग्रेप फ्रूट हो गया, ठीक है, इस तरह, और भी ऑरेंज कम करता है, ग्रेप फ्रूट बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो ना अक्सर पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा। एक क्या होता है, उनका लाइफ स्टाइल हेक्टिक होता है, सही है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, वो भी असरअंदाज कर रही होती है, वो भी बीटा ब्लॉकर्स के फंक्शन को कम कर रही होती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है प्रॉपर, कि अगर आप बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं तो उसके साथ साथ आपने क्या क्या करना है, ग्रेप फ्रूट नहीं लेना, ठीक है, और मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बीटा ब्लॉकर्स, जब आपने मतलब अगर आप सुबह मेडिकेशन में ले रहे हैं तो वो आप रात को यूज़ करें। मिल्क प्रोडक्ट्स में ख़ास तौर पे बीटा ब्लॉकर्स कैल्शियम के साथ भी रिएक्ट करते हैं। हम ना पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में न्यूट्रिएंट ड्रग न्यूट्रिएंट, ये वाला इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे, वहाँ पे हम इनका मतलब रोल डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है। ग्रेप फ्रूट तो कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करता? कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लेकिन वो बीटा ब्लॉकर्स के साथ उसके अंदर एक फाइटोकेमिकल होता है, क्यूटीसिन, पता नहीं उसका क्या नाम है, ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है तो बीपी भी हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, लेकिन अगर बीटा ब्लॉकर प्रॉपर उसको ब्लॉक मतलब फंक्शनिंग नहीं हो रही, इन दोनों की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो क्या होगा, ये बीटा ब्लॉकर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, जो हमारे किडनी को भी इफेक्ट करेंगे और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली लोग नहीं यूज़ करते ग्रेप फ्रूट, जो बाकी हैं कुछ लोग यूज़ करते हैं ग्रेप फ्रूट, तो हमने ना उनको ये नहीं कहना कि आपने नहीं लेना, हमने उनको ये कहना है कि मेडिकेशन के साथ यूज़ नहीं करना। एक स्पेसिफिक हमारा काम यही है
कि एक स्पेसिफिक टाइमिंग में यूज़ करवाना है, ठीक है। तो सर ये जो आपने बाकी मेडिसिन बताई है लोक्लिन वगैरह, इनके साथ भी दूध नहीं यूज़ कर सकते फौरन? नहीं, बीटा ब्लॉकर्स की बात की है। बीटा ब्लॉकर्स में वो वाली मेडिसिन आती हैं जिनके एंड पे ना लोल होता है, ठीक है, जैसे एटिनोलोल, प्रोपानोल, ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों नोल वाली और लोल वाली दोनों, ठीक है। जहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ हो रहा हो ना, आपने याद करने की ये आपने याद रखना है। किसी भी फार्मूले को आप देख सकते हैं, कोई भी डॉक्टर रिकमेंड करता है, जिनमें ये यूज़ हो रहा हो ना, आपने फ़ौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि ये बीटा ब्लॉकर और यूज़ सर कर रहा ये है, जो जैसे पैराडोल मीरोल होती है, है। पैरासीटामोल होती है, फेब्रोल होती है, इनका बीपी के साथ कोई होता है? हाँ होता है ताल्लुक, क्या? इसमें लोल तो नहीं होता, लेकिन और ये बीटा ब्लॉकर्स भी नहीं है, सही है। जैसे पैरासीटामोल आप पेन के लिए लेते हैं, ठीक है, पेन किलर है, तो पेन स्पेसिफिक जगह पे क्यों हो रहा होता है? इसलिए हो रहा होता है कि वहाँ पे स्पेसिफिक जो हमारे उस एरिया में, जैसे सर में पेन हो रहा है, वहाँ पे किसी भी वजह से कोई ब्लॉकेज है या कोई पार्टिकल रह गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो वो उस पेन को ख़त्म करते हैं, उसको रिलीज़ करवाते हैं और हमारे ब्लड प्रेशर को बीपी नॉर्मल में करते हैं। इफेक्टिव होती है ये भी? हाँ, ये भी इफेक्टिव होती है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग इफेक्टिव होती है, ठीक है। अब हम अगर बात करें इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी की, MNT फॉर हाइपरटेंशन, तो इसकी मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमारे पास आती है डैश डाइट। डैश डाइट का नाम आपने सुना है? डैश से मुराद डाइटरी अप्रोचेस अगर आपने डाइटरी मैनेजमेंट की बात करनी है तो सबसे पहले हमारे माइंड में आपने ना डिजीज़ को लेना है और उससे में सबसे पहले उसके स्पेसिफिक जो काजेज़ है ना डाइट की वजह से, उसको फोकस करना है। तो सबसे पहला काज हमारे पास क्या होगा? सोडियम, ठीक है। सोडियम कितना चाहिए? इसका मतलब ये है कि ना इससे ज़्यादा सोडियम अगर होगा तो उसके लिए नुकसानदेह होगा, ठीक है। अगर स्टेज 2 वाले हैं उसके लिए रिकमेंड करते हैं कि 1500। अब आप रूटीन में देखें, कोई भी ऐसा बंदा है या कोई भी ऐसी फैमिली है जो इससे कम ले रही हो, आपको कोई भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये वाला तो हमें फ्रूट से और चपाती से भी पूरा हो जाता है, सही है। जो हम सालन में यूज़ कर रहे होते हैं, फास्ट फूड यूज़ कर रहे होते हैं, ग्रेवीज जो भी हम घर में बनाते हैं, फास्ट फूड्स, यहाँ हमारी सेटिंग में डेली किसी न किसी तरह फास्ट फूड की एक टाइम ज़रूर कंजप्शन हो रही है, ठीक है। चाहे कौन सा, मतलब बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सब कर रहे हैं। बेकरी आइटम, तो हमने उनकी काउंसलिंग यहाँ पे कैसे करनी है? अच्छा, ये जितने भी हार्ट के पेशेंट होते हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, ये ना रूटीन के अलावा स्प्रिंकलिंग कर रहे होते हैं, साल्ट की स्प्रिंकलिंग कर रहे होते हैं, तो हमने इनकी सबसे पहले स्प्रिंकलिंग अवॉइड करनी है। उनको प्रॉपर काउंसल करना है कि ना, मतलब आपने साल्ट की किसी भी सूरत में, किसी भी फूड में, चाहे आप कोई सैलड भी ले रहे हैं ना, तो स्प्रिंकलिंग अवॉइड करनी है, ठीक है। तो हमारी जो गाइडलाइंस, उसमें सबसे पहले गाइडलाइंस होनी चाहिए कि साल्ट की स्प्रिंकलिंग को अवॉइड करना है, और जो ये वाले स्टेज 2 वाले हैं उनकी चपाती में भी नमक ऐड नहीं करवाना, ठीक है, साल्ट, ठीक है। और जो उससे ऊपर वाले हैं
उनको कहे कि कम नमक वाली चपाती खाएं। अच्छा, एक और बेस्ट ऑप्शन है, एक नेशनल वालों का हिमालयन साल्ट भी है, आपने देखा है? सिर्फ पिंक। हाँ, पिंक, ठीक है। तो मैं मोस्टली पेशेंट को वही यूज़ करवाता हूँ, उसमें सोडियम की जगह पोटाशियम होता है, ठीक है। तो आप ये भी रिकमेंड कर सकते हैं, अगर जो पेशेंट नहीं माना करते, घर में मतलब आप यूज़ कर सकते हैं ये बस। हाँ, हम यूज़ कर सकते हैं, हम जिनको बीपी ना हो वो भी यूज कर हाँ, सकते उनके लिए भी फायदेमंद है, ठीक है। हम घर में भी यही यूज़ करते हैं। मेरे अबू का ना सबसे ज़्यादा इशू यही है कि ना वो हार्ट पेशेंट भी हैं, बीपी पेशेंट भी हैं, तो ना वो ना स्प्रिंकलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अभी भी करते हैं। तो ना फिर मैंने ये यूज़ करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। स्प्रिंकलिंग तो वो नहीं छोड़ रहे, ठीक है। चपाती में भी हम नहीं ऐड कर रहे, मतलब उसको वैरायटी भी दे रहे हैं, जैसे बाजरे की रोटी और मकई की, ये सारा आटा मिक्स करके उनके लिए रखा हुआ है, उनको अलग बना के देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से मतलब डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आ गया उनका, पहले नहीं कंट्रोल होता था। और ब्लड प्रेशर भी पहले जब रहता था 170 या उससे भी ज़्यादा, तो 140 तक आ गया वो भी, ठीक है। तो आप अपने घर में भी ये मतलब ये ग्रोसरी आइटम्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी फैमिली का। हमने प्रॉपर उसको मॉनिटर करवाना है, ठीक है। हमारा मकसद ये नहीं होता कि एक सिर्फ छोटा सा डाइट प्लान बना के दे दे, वो उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल वर्क श्योर होता है। मतलब कि हम उसको कैसे ग्रोसरी आइटम्स को मैनेज करना, उसको कैसे बताना है कि किस में सोडियम ज़्यादा है, आप कैसे आप अपने पेशेंट को खुद मोटिवेट किया करें कि वो खुद देखे। मतलब अब तो जदीद दौर आ गया है, अब क्लाइंट को हमसे भी ज़्यादा पता होता है कि आलू में कितनी प्रोटीन है, फला चीज़ में कितनी है, फला चीज़ पे कितनी है। उस दिन मेरे पास पेशेंट आई इधर क्लिनिक पे, वो कहते मैं जो भी चीज़ मतलब उसको ना प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट थी, उसको ना जो डिजीज़ थी ना उसमें ना प्रोटीन बहुत कम देनी थी, मतलब मैंने उसको दी थी 0.4 ग्राम पर केजी, वो भी ज़्यादा थी उसके लिए, ठीक है। लेकिन वो बच्चा था, उसकी मसल बिल्डिंग के लिए ज़रूरी थी। तो ना वो कहता है कि ना मैं ना जो भी देता हूँ ना आपके डाइट प्लान के अलावा, तो ना हम पहले प्रोटीन देखते हैं उसमें, फिर मैं अपनी मिसेज को कहता हूँ कि ना मतलब ये आप इतनी दे दो, मैं खुद कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप अपने क्लाइंट्स को भी ऐसे मोटिवेट करें, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे बीपी के पेशेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वाटर इंटेक। इनकी आप अगर रूटीन चेक करें, जितने भी हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, ये वाटर हार्डली 2 से 3 गिलास, और इस सीज़न में तो मोस्टली 1 से 2 मैं कह सकता हूँ, या इससे भी कम करें। कुछ लोग पीते भी नहीं है सारा दिन पानी, ठीक है। तो अगर आप उनको काउंसल करें तो उनका किसी क्या आंसर होता है, अब हर वक्त हम पानी पीते रहे, ठीक है। तो आपने ना मतलब उनको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कराना है, जैसे अब ये 2 गिलास है, 2 से 4 पे लेके जाएं, सही है, 4 से 6 पे, 6 से 8 पे। तो सर एक ये भी होता है कि वो ठंडा पानी पिए या नॉर्मल पिए? हाँ, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, मैं ना कल एक रिसर्च पढ़ रहा था, बल्कि एक मेरे पास ब्रोशर भी ना, एक मेडिसन की कंपनी है, उन्होंने मुझे एक ब्रोशर शेयर किया हुआ था। उसमें था कि सुबह सुबह निहार मुँह जो लोग ना गर्म पानी पीते हैं, नीम गर्म, ठीक है, तो ना उन्होंने ना 10 से 12 ऐसे प्रॉब्लम लिखे हुए थे जिनसे ना वो बच जाते हैं। पहले जितने भी सबस्ट्रेट्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, सही है, सुबह निहार मुँह पानी पिएंगे तो वो लॉस हो जाएंगे, ठीक है। उनका इफेक्ट क्या होगा, वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम पे, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम पे इफेक्ट कर रहे होंगे, इसके अलावा किडनी पे, इसके अलावा लीवर पे, ठीक है। अगर इनका इसके प्रॉपर लॉस के लिए ये नीम गर्म पानी ज़रूरी है, ठीक है। आप ना कभी तजर्बा भी करके देखें, जिन लोगों को ना स्टमक इश्यूज होते हैं और जो ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको हर वक्त ब्लोटिंग रहती है या उनको ज़्यादा भूख लगती है, अगर आप उनको नीम गर्म पानी शुरू करवाएंगे ना तो इन चीज़ों में कमी आ जाती है। सर मैंने पढ़ा था कि निहार मुँह आप नीम गर्म पानी या सिंपल पानी भी पीते हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। मैंने भी पढ़ा था, उसमें उन्होंने बोला कि आपकी सेल्स में वो चला जाता है और उसकी वजह जॉइंट्स से इश्यूज हो आपको जाते हैं इस तरह। वेट भी गेन होता है, कुछ इस टाइप का था। नीम गर्म से मुराद एक होता है जिस तरह हम चाय पीते हैं,
ऐसा नहीं, नीम गर्म से मुराद मतलब इजीली आप उसको सिप कर लें, ठीक है। मतलब बेनिफिशियल है निहार वो हाँ, पानी। निहार मुँह पानी पीना चाहिए, बेनिफिशियल है। नीम गर्म चाहे लें चाहे वैसे लें, वैसे नीम गर्म बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। मैंने तो सिर्फ ये पढ़ा था आप कि सुबह सुबह खाली पेट नहीं पीना चाहिए, चाहे वो ठंडा हो या गर्म हो, वो जाके खाली सेल्स पेट में पीना चला जाता चाहिए। है। पता नहीं अभी क्या। सबस्ट्रेट्स लॉस होते हैं, ये सुबह सुबह पानी पीने से ना बहुत ज़्यादा, ये इसका बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब है हमारे लिए। किडनी पे लोड नहीं पड़ता, ठीक है, लीवर पे लोड नहीं पड़ता, और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम पे लोड नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, थर्ड पे आ जाते हैं हमारे पास। तो सर बीपी के पेशेंट्स को कैसा पानी पीना चाहिए? बीपी के पेशेंट को सुबह नीम गर्म भी यूज़ करें, वैसे 8 से 10 गिलास लाजमी पिए डेली, सही है। तो सर ठंडा पानी तो उनको मना करना चाहिए ना, ठंडा पानी? नहीं, मना नहीं करना चाहिए, हर वक्त कोई गर्म पानी नहीं पिएगा, ठीक है। हमने ना अपने क्लाइंट्स के लिए आसानियाँ पैदा करनी होती है, ठीक है। उनको कहें कि मतलब सुबह नीम गर्म पानी पिए, और दिन में जिस तरह आज बहुत ठंडा आजकल पानी ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ वाला है, वो भी ना, ताज़ा पानी पिए, ज़्यादा ठंडा ना पिए। ताज़ा पानी पिए मोटर का, सही है। या फिर जो आपका घर फिल्टर वगैरह हो, वहाँ से मोटर के ज़रिए जो ताज़ा पानी आ रहा हो वो यूज़ करें। वैसे तो आजकल हम यहाँ मतलब यहाँ जो सेटिंग है वहाँ हम वायर फिल्टर से भर के आते हैं, ठीक है। तो ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, ठीक है। चाहे आप उसको नीम गर्म करवा लें, ठीक है, या फिर आप उसको ऐसी जगह रखें कि जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, और पेशेंट को पता चल जाता है कि मतलब हमें भी पता चल जाएगा कि कितना ठंडा पानी हम पी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल। अच्छा, हमने ना आज तक जितनी रिकमेंडेशन पढ़ी है ना हमने अदर कंट्रीज़ की पढ़ी है, अदर नेशंस की पढ़ी है। अगर हम अपनी नेशन की बात करें एज अ पाकिस्तानी, हम में से किसी बंदे ने ये काम, इतने बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट बैठे, किसी ने ये काम नहीं किया कि हमारी डाइटरी गाइडलाइंस भी नहीं बनाई किसी ने, ना ही हमारी पॉपुलेशन बेस्ड किसी ने भी स्टडी नहीं की, सही है। तो एज अ नेशन हमें हम ही से में से कुछ है, जैसे हम पायनियर बैच है, इसके बाद आप लोग सेकंड थर्ड बैच है, तो हमने ही ये काम करना है और हमने ही अपने मुल्क के लिए काम करना है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो हॉस्पिटल सेटिंग्स में रिकमेंडेड सर्विंग्स है ना, वो दोनों की मिला के, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 5 सर्विंग मस्ट है। अच्छा, कुछ लोग 5 सर्विंग से भी ज़्यादा ले रहे होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा लो इनकम तबका है, कुछ लोग 1 सर्विंग भी नहीं ले रहे होते, ठीक है। तो 5 सर्विंग कहने का मतलब ये है कि मतलब ये नहीं है कि 5 दफ़ा आपने ये चीज़ें खानी है। 1 सर्विंग फ्रूट्स और वेजिटेबल की कितनी होती है? 1 कप के इक्वल होती है, ऐसे ही। या फ्रूट्स को लगाए तो 1 सर्विंग है 1 मीडियम साइज, वेजिटेबल्स को लगाएं तो रॉ 1 कप है। अब आप अंदाज़ा करें, आप में से कल अगर किसी ने फ्रूट्स या वेजिटेबल खाए हैं तो आपने इन चीज़ों को निगलेक्ट किया है या इसको याद रखा है? सर्विंग्स को कोई भी नहीं याद रखता, ठीक है। तो अगर हम खुद नहीं इसको मॉनिटर करेंगे तो हम अपने पेशेंट पे कैसे करवाएंगे? अच्छा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि इसमें फाइबर है। सेकंड फ़ायदा, फ्लेवोनॉइड्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं। इन दोनों के बारे में आता है कि ना ये हमारे जो इनके बेनिफिट्स 100 हैं वो सबको पता है। उसके अलावा ये हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं फाइटोकेमिकल, इसकी डेली कंजप्शन होनी चाहिए। ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखते हैं। हर फ्रूट्स और हर वेजिटेबल में डिफरेंट पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये होते हैं कि ना वो कलरिंग पसंद करते हैं फ्रूट्स की, तो हम उनको सैलड रिकमेंड कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बस वो कहते हैं मखसूस अमाउंट में खाते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं हमने सिर्फ सेब खाना है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं हमने बनाना खाना है, ठीक है। तो बनाने को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है वो डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, और हमने उसको ना एक दिन में 2 बनाना रिकमेंड कर दिए हैं, तो क्या लगता है आपको ये उसके लिए सही है कि नहीं है?
नहीं है सही, ठीक है। तो हमने ना उसको कहना कि आप हाफ बनाना ले, उसके साथ कोई भी 1 से 2 फ्रूट्स ऐड कर ले अगर आपने बनाना खाना है, ठीक है। डायरेक्ट जो डायबिटिक पेशेंट है उनको बनाना नहीं देना, क्योंकि बनाना के अंदर जो शुगर होती है वो इजीली एब्जॉर्बेबल होती है, वो फ़ौरन जाके शुगर लेवल को हाई कर देती है। CMH में थे हम, हमारा एक दोस्त था इंटर्नशिप कर रहा था, तो ना वहाँ पे एक न्यूट्रिशनिस्ट थी, उन्होंने रिकमेंड किए 2 बनाना। बेड रिलेटेड पेशेंट था, सही है, उसको ना 2 बनाना रिकमेंड किए। अच्छा, और उसने ना 2-3 दिन खाए, ठीक है। उसको क्या हुआ, उसका ना ब्लड प्रेशर सॉरी कह रहा हूँ, शुगर इतना हाई हुआ ना, उसकी ना ज़ुबान चिड़चिड़ी हो गई, तो वो बिल्कुल सही तरह बोलता था। शुगर उसका हाई हुआ, उसने उसका यहाँ पे जो नर्व्स थे उसको अफेक्ट किया, जिसकी वजह से उसकी ज़बान चिड़चिड़ी हो गई, वो मतलब बोलना बोलता ऐसा बोलता कम हो गया, हालांकि वो बेड रिटर्न पहले था, सही है। ये उनके लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। तो डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। आपने अभी मतलब बिल्कुल करीब से जाके पेशेंट को नहीं देखा, आप अभी आप एक बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे है। जब आप किसी भी पेशेंट को ऐसी कंडीशन में देख लेंगे तो आप मतलब खुद इंसान की लाइफ में चेंज आ जाती है, वो हर चीज़ को ना क्रिटिकल अंदाज में देख रहा होता है। अच्छा, हाइपरलिपिडीमिया और ये डैश डाइट यहाँ तक थी हाइपरटेंशन के लिए। अब अगर हम बात करें हाइपरलिपिडीमिया की भी इसके साथ, हाइपरटेंशन में तो हम बात कर रहे हैं, हाइपरलिपिडीमिया की करें। सही है, पहले हम इसका एक एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा है आपने, सही है। वो क्या होती है, वो ब्लॉकेज होती है। ब्लॉकेज में कैसे ब्लॉकेज होती है, LDL जो हम एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं उसका प्लैग बन जाता है, जिसकी उसके बाद मैक्रोफेजेस आके उसके ऊपर अटैक करते हैं, थ्रोम्बस बना देते हैं, वो ब्लॉकेज ऐसा ऐसा बढ़ती जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि मतलब स्ट्रोक या हार्ट अटैक उसके चांसेस होते हैं या हो जाता है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा कुछ लोग इससे बच जाते हैं डेथ से, मोस्टली की डेथ हो जाती है, ठीक है। अभी मतलब मेरे एक दोस्त था, उसके अबू एडमिट थे इधर कार्डियोलॉजी में, हाइपरटेंशन की वजह से ना उनको ना हार्ट अटैक हुआ। उसके साथ एक और बंदा भी आया हुआ था, उसका खालू था, मतलब उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, वो उसके साथ आया हुआ था। तो वो घर वापस गया 1 वीक के बाद, जो उसका खालू साथ आया हुआ था उसको अचानक मतलब सारा दिन वो काम करता रहा, उसने कुछ खाया नहीं है। शाम को उसने बीफ खाया और बीफ ज़्यादा खा लिया उसने, तो ना वो लेट गया। लेटने के बाद क्या हुआ, अचानक मतलब उसके यहाँ पे पेन हुआ और वहीं पे उसकी मौके पे डेथ हो गई, ठीक है। तो LDL का बहुत ज़्यादा हम ना इसको भी काफ़ी लोग निगलेक्ट करते हैं, इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। LDL अगर ज़्यादा जा रहे हैं तो HDL भी ज़्यादा जाना चाहिए, ठीक है। ये दोनों एंटागोनिस्ट है एक दूसरे के, ठीक है। ये इसके लेवल को कम करता है और इसको मेंटेन करवाता है HDL, ठीक है। तो हाइपरलिपिडीमिया में अगर आप इनकी कंप्लीट मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड लेस देन 10%, ठीक है, सॉरी लेस देन 10%। इसमें आते हैं मूफ और पूफा। पूफा के अंदर आते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6। कितनी हमें लिपिड चाहिए, 25 से 35%, ऐसे ही है। अच्छा, आपने कभी इसको इस अंदाज से देखा कि 25 का मतलब क्या है और 35 किसको देना है? 25 देते हैं जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, जिनको CVTs के ज़्यादा इश्यूज हो, जो पेशेंट हो। 25 उसको इवन के 20 पर भी ले आते हैं, ठीक है। और
35 के लिए देते हैं, 35 उन्हें देते हैं जैसे जिनकी अभी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, जो जैसे रिप्रोडक्टिव एज है, एडोलिसेंट एज है, जैसे टोडलर है, ठीक है। और इसके दरमियान में आता है 30 उनको देते हैं जो रिस्क फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल फैमिली में ये शिफ्ट होते हैं हाइपरटेंशन, सीवीडीज और डायबिटीज़, ये फैमिली टू फैमिली शिफ्ट होते हैं। आपको जिस तरह आपको पता होगा, कभी आपने नोट किया हो, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ददियाल में ना ज़्यादा लोग हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं, कुछ कहते हैं हमारे ननियाल में ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ की वजह से मरते हैं। तो ये हर फैमिली का इश्यूज़ है, ठीक है। कभी आप भी अपनी फैमिली में नोट करना, सही है। तो ये जो दरमियान वाला 30 है, ये हम उसको जो रिस्क फैक्टर है, जिनको चांसेस हैं, उनको मैनेज करने के लिए हम एक नॉर्मल रेंज में रखते हैं, ताकि फ्यूचर में उसको ये वाले ड्रॉबैक्स या ये वाले फैक्टर वो ना हो। ये देते हैं लेस देन 1%, ये हम मैनेज करते हैं लेस देन 300 मिलीग्राम। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की जब हम बात करते हैं ना, आपको पता है कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में भी जो हम डाइट लेते हैं उससे भी प्रोड्यूस होता है। एक होता है एंडोजीनस, एक होता है एक्सोजीनस। एक्सोजीनस क्या होता है, वो हम डाइट से ले रहे होते हैं। एंडोजीनस क्या होता है, तो ये जो हमारा एक्सोजीनस है ना, ये उसकी मिकदार दी गई है, और कुछ बुक्स कहती है कि 250 से 30 और 300 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अनसैचुरेटेड फैट का पोर्शन हमारे पास बच गया है, वो सबसे ज़्यादा है, वो तकरीबन इधर बन रहा है 70 to 80% ऑफ टोटल कैलोरीज फ्रॉम लिपिड्स, ठीक है। तो उसमें से ज़्यादा पोर्शन पोफा का देना है, कम पोर्शन पोफा का देना है, ठीक है। तो पोफा के अंदर ओमेगा 3 भी आ जाता है, ओमेगा 6 भी आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास आइकोसानाइड्स भी आ जाते हैं। उसमें EPA, DHA। अच्छा, ये ना हमारी बॉडी में भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं एक मैकेनिज्म के थ्रू। ये दोनों है ना, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ठीक है। ये दोनों नेचुरली तौर पे ना इनकी प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। ओमेगा 3 को क्या कहते हैं, लाइनोलिक एसिड और लाइनोलिक एसिड। ये हमारी इन दोनों की कंप्लीट डाइटरी मैनेजमेंट हो गई, ठीक है। अब आपने से ना हाफ ने बना के आना है, कितने लोग हैं आप, 8 है, टोटल 9 है ना, एक और एब्सेंट भी है। वैसे तो एमन आसर भी एब्सेंट है, वो तो मुझे लगता है इस वीक नहीं हो सकेगी। बाकी जो हमारे पास 9 ही बनते हैं, वो एक आया जाए नहीं, उसने तो बनाना नहीं है, वो कहेगी मैं छुट्टी करी। अच्छा, आप 4 ने अलग बनाना है, आप 4 ने अलग, मैं आपको 2 केसेस दे देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट 4 अपना केस लिखें। एक फीमेल है, ठीक है, उसका वेट है बड़ा 82 kg, हाइट है 5'3", ठीक है। एज है उसकी 25, ठीक है। अच्छा, उसका LDL ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा है, नॉर्मल रेंज है, HDL कम है, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है। अच्छा, उसका 20 उसकी ना डाइट की रूटीन भी बता देता हूँ मैं आपको। डाइट की रूटीन ये है कि ना, नाश्ता वो करती है 11 बजे डेली, मतलब 11 बजे वो उठती है, नाश्ता करती है, ठीक है।
सही है। उसके बाद वो मेडिकेशन भी नहीं ले रही। ब्लड प्रेशर उसका जो नॉर्मल रहता है ना, वो रहता है 130 से 140, और 80 से, या लिख लें आप 90 से 95। ठीक है। डाइट की रूटीन में लिखें कि ना वो नाश्ता करती है 11 बजे। ये फर्स्ट फूड लिख रहे हैं ना? जी सर। सही है। अच्छा, 2 बजे कोई ना कोई फ्रूट लेती है। सही है। और घर का काम करती है वो, कोई मतलब उसने नौकरानी नहीं रखी हुई। ठीक है। रात का खाना वो खाती है 10 बजे के बाद। सही है। मोस्टली होटलिंग करती है। सेकंड नंबर पे लिखें कि ना जो उसके लाइक्स हैं वो लिखें। शुगरी फूड्स, जंक फूड्स, सूप्स, डिफरेंट सूप्स। ठीक है। ब्रेड्स, ब्रेड्स में स्पेसिफिक कर ले आप सैंडविचेस। सैंडविचेस वो वाले जिसमें मीट ज़्यादा हो, मायोनीज ज़्यादा हो और वेजिटेबल कम हो। फिजिकल एक्टिविटी वो कोई नहीं करती। अच्छा, उसके लिए आपने बनाने हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। सही है। पहले शॉर्ट टर्म गोल्स लिखने हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जिनको हमने ना फ़ौरन मॉनिटर करना है, जिनके ऊपर हमने ना फ़ौरन काम करना है, जो सबसे ज़्यादा काज बन रहे हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स वो हैं, वो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपने ना वो हाईलाइट करने हैं। ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स। सही है। फिर आपने लॉन्ग टर्म गोल्स लिखने हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स वो होंगे जो उसने लाइफ में प्रॉपर उनको मॉनिटर करना है, प्रॉपर उनको फॉलो करना है। सही है। जिससे जो इससे नुकसान हो रहा है, जो इसके ड्रॉबैक्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर के, उसके LDL के, HDL के, ठीक है, तो वो कम हो। ठीक है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिफरेंस पता चल गया। ठीक है। अच्छा, एक और उसकी है कि वो दिन में ना 4 दफ़ा चाय पीती है। ठीक है। और वो कहती है कि अगर मैं चाय पीना छोड़ दूँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। ठीक है। सही है। तो प्लान इसका सबसे आखिर में आपने बनाना है। पहले ना इंडिविजुअली सब ने लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है, काउंसलिंग के स्टेप्स, किस किस एरिया में आपने काउंसलिंग करनी है वो एरिया आपने लिखना है। ठीक है। आप नेक्स्ट केस लिखें। अच्छा, एक फीमेल है, उसका वेट है 72 kg। ठीक है। और उसकी हाइट है 4'8", एज है उसकी 23। वो क्लेम करती है कि ना मुझे हर छोटी बात पे ना गुस्सा आ जाता है और मैं हाइपर हो जाती हूँ और मुझे पता नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ, किसके साथ लड़ रही हूँ। ठीक है। और मतलब उसका जो बिहेवियर है वो स्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है। अगर हम उसके डाइट की बात करें, वो ब्रेकफास्ट नहीं करती। ठीक है। फर्स्ट मील वो लेती है 2 बजे। सही है। वो ना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और उसका मतलब हेक्टिक वर्क होता है, रिसर्च कर रही है वो। ठीक है। हेक्टिक वर्क होता है, मतलब सारा दिन ना उसने ना अपनी रिसर्च करनी होती है। रात को ना 9 बजे वो वापस आती है, हॉस्टलाइज है। ठीक है। फर्स्ट टाइम मील लेती है वो यूनिवर्सिटी की कैंटीन से। ठीक है। सही है। मैं आपको ना गोल बड़ा आसान करके बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको सारी बातें समझ आ जाए। ठीक है। यूनिवर्सिटी कैंटीन से क्या क्या मिलता है वो आपने खुद देख लेना। ठीक है। उसके बाद वो शाम का खाना जो है डिनर वो करती है रात को 10 बजे। ठीक है। एक दिन में सिर्फ 2 मील ले रही है वो। ठीक है। उसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल की कंजप्शन, फ्रूट्स की कंजप्शन कभी कभी करती है। हॉस्टल में वो लोग ना गर्ल्स खुद कुकिंग करती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना वो कहती है कि ना मेरे जोड़ों में या बॉडी में या कमर में पेन रहता है।
और मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब रहती है। अगर हम उससे बात करेंगे मतलब आप लाइक क्या करती हैं और डिसलाइक क्या करती हैं, तो वो कहती है कि ना मैं एग को डिसलाइक करती हूँ किसी भी फॉर्म में, ठीक है, सही है। सैलड में से सिर्फ मैं कुकम्बर को लाइक करती हूँ, और सूप कोई भी पीऊँ तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती है, और फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। वो कहती है कि ना मतलब मीठी चीज़ें जैसे पेस्ट्रीज हो गई, बेकरी आइटम्स हो गई, वो ना मैंने हॉस्टल में लेके रखी हुई हैं, या बिस्कट्स वगैरह, वो मैं ना फ्रीक्वेंटली खाती रहती हूँ, कोई मतलब उसकी मॉनिटरिंग नहीं है, ठीक है। इसका आपने कल प्लान बना के आना दोनों ग्रुप्स में, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स वगैरह बता दें। शॉर्ट टर्म गोल्स में आपने देखना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको ना अपने मतलब ऑन द स्पॉट मॉनिटर करना है सबसे पहले और सबसे जल्दी, ठीक है, फास्टली, जो उसकी लाइफ पे असरअंदाज हो रहे हैं, उसको नेगेटिव बिहेवियर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल्स में देखना है कि ना, मैं आपको एक एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका मैंने ब्लड प्रेशर बताया आपको कितना है, वेट हाइट एज। हाँ, इसका ब्लड प्रेशर लिखे 175/110, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या चीज़ें आएंगी, एक तो उसके आएगी फिजिकल एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटी, मील टाइमिंग, ठीक है, पोर्शन साइज, सॉल्ट इंटेक, ये शॉर्ट टर्म में आएंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ें आएंगी, लॉन्ग टर्म में कुछ खाए, एंटी डिप्रेशन मतलब उसकी हाँ, ठीक है, उसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उसके अलावा मीट, उसके अलावा क्या चीज़ें आएंगी, सर वो ग्रीन टी पी सकते हैं। हाँ पी सकती है। उसके अलावा उसकी मिल्क वाटर कंजप्शन भी नहीं इंटेक है, आएगा, मिल्क कंजप्शन भी नहीं है उसका, मिल्क कंजप्शन भी नहीं है, मिल्क वो और देखिए वो आप खाती फास्ट हॉस्टलाइज है, आप क्या रिकमेंड और कर वो सकती हैं, ब्रेकफास्ट वो स्किप करती है। वो हॉस्टलाइज भी है, ये भी याद रखना है, ठीक है, ठीक है, ये अपन बना के आना, सर वो खुद कुकिंग करती है ना, तो वो कर सकती मतलब है, डिनर उन्होंने खुद कुक करना और बाकी लंच जो है वो खुद कुकिंग करती है, खुद मतलब 3 से 4 साफ ज़ाहिर एक बंदा तो नहीं कर सकता, 3 से 4 लड़के होंगे, एक लेके आती होगी, एक बनाती होगी, ठीक है, समझ आ गई है। तो कल ये आप बना के आना इंशाल्लाह, 10 बजे सब आ जाएं। पहले हम ये कंप्लीट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। फ्राइडे है ना, 2:30 बजे 2:30 बजे कल 2:30 बजे, वो लेक्चर है ना, संडे फिर मंडे को ही शायद हमारी मुलाकात हो, क्योंकि सैटरडे को मैंने हॉस्पिटल जाना है। वो तो सुबह की टाइमिंग ही होगी। हम्म? सैटरडे को तो सुबह की टाइमिंग है। हाँ, सैटरडे को हमारा लेक्चर तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अगर मैडम तुबा का हुआ तो फिर शायद आपको इधर आना पड़े। मुझे अभी मैं हॉस्पिटल से टाइमिंग कंफर्म करूँगा ना, हमने कितनी देर वहाँ पे रहना है, तो फिर उसी के हिसाब से नेक्स्ट ग्रुप में बता देंगे आपको। FA वाली बुक मैं आज इंशाल्लाह भेज दूँगा ग्रुप में। अच्छा, जो पिछला प्लान था उसकी भी आपने कैलोरीज, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट निकाल के आनी है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी निकालनी है इस प्लान की, सोडियम भी निकालना है, ठीक है, जो आज इसकी एनर्जी भी निकाल, एनर्जी तो नहीं सब कुछ फार्मूला पढ़ाया है ना सर इलियास ने आपको। आपने कोई भी आप प्लान बनाना ना, प्रॉपर बनाना शुरू से, मतलब उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, उसके बाद उसकी प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, ठीक है, उसके बाद ये जो एक्सचेंज लिस्ट के थ्रू सारा कुछ, फिर जो जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वो फॉलो करने हैं, ठीक है।